मॉर्निंग। तो आज देख लेते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस, जिसमें मल्टीपल आंसर होते हैं, उसमें से एक छांटना होता है। जितने भी तुम आगे टेस्ट दोगे, चाहे इंडियन रेलवे का असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, एएलपी के लिए दो, ग्रेफ के लिए दोगे, जनरल इंजीनियरिंग रिजर्व फोर्स, या बार्क के लिए दोगे, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसरो, डीआरडीओ, हर जगह पर ऑटोमोबाइल वाले के लिए वास्ट फील्ड है। व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर, ठीक है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए भी और प्राइवेट जॉब के लिए भी। प्राइवेट कंपनीज भी तुम्हारा टेस्ट लेंगी तो तुम्हारे ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनकी संरचना पूछी जाती है, किसी पार्ट्स की उसकी वर्किंग पूछी जाती है। जिस तरह से मैंने तुम्हें इंजन के पार्ट्स पढ़ाए कि प्रत्येक पार्ट, उसका कंस्ट्रक्शन, उसमें लगने वाला मेटल, उस पर पड़ने वाले सारे बल, उसकी बैलेंसिंग, डायनेमिक बैलेंसिंग, स्टैटिक बैलेंसिंग, टेस्टिंग, ये सारी चीज़ें, इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से तैयार करता हूं ताकि तुम किसी भी टेस्ट को क्वालिफाई कर लो। तो आज जो टेस्ट होगा वो क्लच से ही शुरू करेंगे। क्लच, ट्रांसमिशन, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, टॉर्क कन्वर्टर, ड्राइव लाइन, फाइनल ड्राइव, एक्सल्स, एक्सल सपोर्टिंग्स आदि जो भी हमने पूरा कर लिया है कोर्स, उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तुम्हें क्वेश्चन लिखवा दिए थे, क्लच वाले क्वेश्चन निकालो। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ क्लच इज यूजुअली डिजाइन टू ट्रांसमिट मैक्सिमम टॉर्क। एक क्लच इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो अधिकतम टॉर्क ट्रांसमिट कर सके। कितना? इक्वल टू द मैक्सिमम इंजन टॉर्क। में ये 4 के 4 वो नहीं पढ़ रहा हूं ऑप्शन। राइट आंसर क्या है? 150% ऑफ द मैक्सिमम इंजन टॉर्क। इंजन टॉर्क का 150% ट्रांसमिट करना चाहिए। क्लच इस तरह से डिजाइन होता है कि वह इंजन का जो मैक्सिमम आउटपुट इंजन बना रही है उसका 150% वो ट्रांसमिट करे। दूसरा है, द इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ द क्लच शुड बी। किसी क्लच के रोटेटिंग पार्ट्स का इनर्शिया होना चाहिए क्या? मिनिमम, कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर द क्लच फेसिंग इज अप्रोक्सीमेटली। क्लच फेसिंग के लिए जो मटेरियल यूज किया जाता है, इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? 0.4, 0.35 to 0.4। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सियल फोर्स एट द क्लच विच अ ड्राइवर कैन अप्लाई। जब ड्राइवर का वाहन चला रहा हो और वह मैक्सिमम फोर्स जो वो अप्लाई कर रहा है बिना थके, कितना होना चाहिए? 100 न्यूटन। वेरी गुड। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर विच द क्लच फेसिंग कैन विथस्टैंड विदाउट बीइंग डैमेज्ड। बिना डैमेज हुए वह अधिकतम इंटेंसिटी, वो झटका, वो प्रेशर जो कोई क्लच प्लेट बिना टूटे, बिना क्षतिग्रस्त हुए संभाल सकती है, यानी सहन कर सकती, कितना होना चाहिए? 100 किलो पास्कल। गुड। द क्लच इज लोकेटेड बिटवीन द ट्रांसमिशन एंड द इंजन। जो क्लच प्लेट है वो इंजन और ट्रांसमिशन के बीच में फिट होती है। द पार्ट ऑफ द कवर असेंबली दैट होल्ड द प्रेशर प्लेट अगेंस्ट द क्लच प्लेट। प्रेशर प्लेट का वह भाग जो क्लच प्लेट को प्रेशर प्लेट के साथ दबा के रखता है, क्या? स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स दबा के रखती हैं। और वो एक्सियल फोर्स कितना होता है? जो स्प्रिंग दबा के रखती हैं वो कितना होता है? 100। ये भी तो था एक क्वेश्चन। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सियल फोर्स एट द क्लच विच अ ड्राइवर कैन अप्लाई 100 न्यूटन। ठीक है, वह है 100 किलो पास्कल। नेक्स्ट, क्लच में जो कुशनिंग स्प्रिंग है इसका क्या काम है?
यहां पर ये क्लच प्लेट में ये जो कुशन स्प्रिंग है, इसका क्या काम है? झटकों को सहन करना, ताकि जब क्लच छोड़ते समय झटका पड़ता है और जब ये एंगेज करते समय क्लच में झटका पड़ता है, तो उन झटकों को जो सहन करता है वो है कुशन स्प्रिंग। और ये टॉर्जन स्प्रिंग का क्या काम है? जो टॉर्जनल ट्विस्ट है, इंजन को बंद कर दे रहे हैं तो क्रैंकशाफ्ट घूमने की प्रवृत्ति में है, वो घूमना चाह रही है, पर उस समय जो वाइब्रेशन डैम्पर है वो भी घूम रहा है, तो उस समय जो ये टॉर्जनल ट्विस्ट पड़ रहा है उसको सहन करती है ये बीच वाली टॉर्जन स्प्रिंग। नेक्स्ट, द थ्रस्ट बेयरिंग शुड कम इनटू कांटेक्ट विद द रिलीज लीवर्स व्हेन द, कब आना चाहिए रिलीज बेयरिंग को फिंगर्स के या रिलीज लीवर के कांटेक्ट में? जब क्लच पेडल को दबाया जाए, व्हेन क्लच पेडल इज प्रेस्ड। नेक्स्ट, इन अ क्लच द वेयर ऑफ द क्लच फेसिंग विल कॉज द क्लैंपिंग लोड टू, जैसे जैसे क्लच प्लेट घिसती चली जाएगी तो क्लैंपिंग लोड क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा, जिस कारण से पुलिंग पावर वीक हो जाएगी, वाहन की खिंचाव शक्ति कम हो जाएगी। क्लच फेसिंग आर यूजुअली अटैच्ड टू द प्लेट बाय, ये जो क्लच फेसिंग है, ये सामने का ये फ्रिक्शन मटेरियल जो है, ये इस प्लेट के साथ किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? किस रिबिट के द्वारा? ब्रास रिबिट के द्वारा। किसके द्वारा? ब्रास, पीतल की रिबिट। कोई ब्रॉन्ज रिबिट कह रहा था, ब्रॉन्ज होता है कांसा, वो मिश्र धातु है, तो ये जो यूज होती है वो है ब्रास रिबिट, न कि स्टील रिबिट, न ही एल्यूमिनियम की रिबिट। नेक्स्ट है फ्री पेडल प्ले इन अ कार क्लच। कार क्लच में फ्री पेडल प्ले कितना होना चाहिए? 30 mm। यहां पर जो आंसर है वो है 30 mm। ओके, नेक्स्ट, एक सिंपल प्लैनेटरी गियर सेट में, किसी सिंपल प्लैनेटरी गियर सेट का वह पार्ट जो टॉर्क को इंक्रीज करने का काम आता है हमेशा, कौन सा होता है वो? प्लैनेट कैरियर। एक प्लैनेटरी गियर सेट का सीधा सीधा सा वो होता है, इसमें एक बीच में जो क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ है वो है सन गियर, जो कि इंजन की जो इनपुट शाफ्ट है उसमें लगा हुआ है, यानी गियर बॉक्स की इनपुट शाफ्ट में लगा हुआ है। उससे पहले टॉर्क कन्वर्टर लगा हुआ है, तब फिर बाद में प्लैनेटरी गियर सेट है। गियर प्लैनेटरी गियर सेट में एक सेट में 2 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। यदि 4 फॉरवर्ड 2 रिवर्स चाहिए तो 2 प्लैनेटरी गियर सेट लगाने पड़ेंगे। यदि 6 स्पीड का चाहिए तो फिर 3 प्लैनेटरी गियर सेट लगाने पड़ेंगे। एक प्लैनेटरी गियर सेट में एक बीच वाला गियर कहलाता है सन गियर, और जो इसके चारों तरफ घूमते हैं, जैसे सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, इसी तरह से छोटे गियर इस सन गियर के चारों तरफ घूमते हैं, जो कि एक रिंग गियर के अंदर होते हैं। तो वो जो छोटे गियर हैं वो स्मॉलर गियर्स आर कॉल्ड प्लैनेट गियर्स। और ये सब के बाहर से भी एक ड्रम होता है जिसमें अंदर खांचे कटे हुए होते हैं, स्प्लाइंड होता है, ये कहलाता है रिंग गियर। ये फ्री हैंड डिजाइन बना है, इतना ड्राइंग बनी है, टेढ़ी भी है, सही नहीं हो पाती फ्री हैंड, ठीक है। तो बीच वाला गियर सन गियर है और इसके तीनों तरफ चारों तरफ घूमने वाले गियर प्लैनेट गियर हैं। और ये जो प्लैनेट गियर हैं इस तरह से एक प्लैनेट कैरियर से जुड़े रहते हैं, ताकि नेक्स्ट जो गियर सेट है उसकी जो इनपुट इसकी ये आउटपुट शाफ्ट हो गई और उसके लिए ये इनपुट शाफ्ट हो गई। फिर उसके बीच वाले में एक सन गियर लगा जाएगा, फिर उसके चारों तरफ भी प्लैनेट गियर रहेंगे, उसके साथ क्लच पैक होगा। और ये सब के सब को जो कमांड होता है, जो गियर शिफ्टिंग होती है, वो अकॉर्डिंग टू एक्सेलेरेटर पेडल होती है कि एक्सेलेरेटर पेडल की पोजीशन क्या है। टोटली इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड होता है और इसके लिए यूज किया जाता है एक अलग से ट्रांसमिशन मॉड्यूल। क्या? ट्रांसमिशन
कंट्रोल मॉड्यूल, TCM। TCM का फुल फॉर्म क्या हो गया? ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल। जिस तरह से इंजन कंट्रोल मॉड्यूल, ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, बॉडी कंट्रोल मॉड्यूल, ABS मॉड्यूल, ESP मॉड्यूल, डायनेमिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जिनमें है या कंट्रोल जिनमें है, इसी तरह से आजकल के वाहनों में 7 से लेकर मैक्सिमम 80 कंप्यूटर तक होते हैं। समझ में आ रही बात? जो भारत में गाड़ियां चल रही हैं उनमें भी कम से कम 2 और अधिकतम 7-8 कंप्यूटर होते हैं। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल अलग होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के लिए ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल अलग होता है, ABS EBD एंटी लॉकिंग ब्रेक सिस्टम या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ABS का अलग मॉड्यूल होता है, ESP इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, उसका अलग से कंट्रोल मॉड्यूल होता है, व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम, जो आजकल कनेक्टेड कारें चल रही हैं जिनमें कोई भी परेशानी होने पे पहले ड्राइवर को वार्निंग आती है और जिसके नाम से वाहन रजिस्टर्ड होता है उसके पास भी सिग्नल जाता है, उसके पास भी मैसेज जाता है कि आपकी गाड़ी में ये फॉल्ट आने वाला है। तो वो व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम के लिए जो कनेक्टेड कारें होती हैं उनके लिए एक अलग से कंट्रोल मॉड्यूल होता है। एग्जॉस्ट सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए पूरा एग्जॉस्ट सिस्टम का अलग से कंट्रोल मॉड्यूल होता है। ये सारे क्या हैं? छोटे छोटे डिजिटल कंप्यूटर हैं ये, जो आपस में कंट्रोलर एरिया नेटवर्क या फिर कैन जिसको कहते हैं, इसके द्वारा जुड़े हैं पहले वाली गाड़ियों में। अब कैन की जगह यूज होता है लाइनेक्स। उसमें कैन के लिए 2 तारें जाती थी, लाइनेक्स में 1 तार के द्वारा सारे कंप्यूटर आपस में एक दूसरे को अपने सिग्नल्स का आदान प्रदान करते हैं। क्योंकि ट्रांसमिशन को कंट्रोल करने के लिए व्हीकल स्पीड सेंसर की, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर की आवश्यकता होगी। साथ ही इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर से भी मिलने वाले सिग्नल से इंजन का कूलेंट टेम्परेचर कितना है इसकी भी आवश्यकता होती है। तो आपस में ये कंप्यूटर एक दूसरे को अपनी जानकारियां साझा करते हैं और वो होती है कंट्रोलर एरिया नेटवर्क के द्वारा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक सिंपल प्लेनेटरी गियर सेट में का वह भाग जो आउटपुट टॉर्क को बढ़ाता है, कौन सा भाग है? वो प्लैनेट कैरियर है, जो फॉरवर्ड में टॉर्क को बढ़ा रहा है। दूसरा क्वेश्चन है वह भाग जो रिवर्स में टॉर्क को बढ़ा रहा है, वो है रिंग गियर। ठीक है, द सेंट्रल गियर ऑफ ए एपिसाइक्लिक गियर सेट, एपिसाइक्लिक गियर सेट का वह केंद्रीय गियर क्या, कौन सा गियर कहलाता है? ये सन गियर। नेक्स्ट, द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट अलाउज मल्टीप्लिकेशन ऑफ टॉर्क, टॉर्क कन्वर्टर का वह भाग जो कि टॉर्क को मल्टीप्लाई करने की, टॉर्क को बढ़ाने की जो अनुमति दे रहा, वो कौन सा है? स्टेटर। गुड। द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट ड्राइव्स द ऑयल, टॉर्क कन्वर्टर का वह पार्ट जो ऑयल को छलका रहा है, ऑयल को ड्राइव दे रहा है, कौन सा भाग है? इंपेलर। वेरी गुड। द मैक्सिमम टॉर्क मल्टीप्लिकेशन रेशियो इन अ टॉर्क कन्वर्टर इज अबाउट, कितना टॉर्क को कन्वर्ट करता है? 2.5 गुना, 2.5:1। यदि इंजन जो भी टॉर्क बना रहा है उसको वह 2.5 गुना बढ़ा देता है। और ये मैक्सिमम टॉर्क कन्वर्ट कब होता है? सबसे ज्यादा टॉर्क मल्टीप्लाई कब होता है? स्टॉल पोजीशन। स्टॉल पोजीशन क्या है? इंजन स्टार्ट है परंतु एक्सीलरेटर पेडल प्रेस नहीं किया हुआ है। समझ में आ रही बात? वो है स्टॉल। उसी समय टॉर्क मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट है द कंपोनेंट ऑफ द टॉर्क कन्वर्टर दैट रीडायरेक्ट्स द फ्लो ऑफ ऑयल टू इंपेलर, कौन सा पार्ट है? ये स्टेटर ही है। टॉर्क कन्वर्टर के जो ब्लेड होते हैं उनका आकार क्या होता है? वो कर्व्ड आकार के होते हैं, वो यानी
थोड़ा झुके हुए होते हैं। ड्राइव लाइन, क्रिटिकल व्हर्लिंग स्पीड ऑफ अ शाफ्ट इज इंक्रीज्ड बाय, प्रोपेलर शाफ्ट की क्रिटिकल व्हर्लिंग स्पीड बढ़ती है कब? जब शाफ्ट लंबी होती है। यानी यदि हम व्हर्लिंग स्पीड को बढ़ाना चाहें तो हमें शाफ्ट की लंबाई बड़ी करनी पड़ेगी। व्हर्लिंग स्पीड नहीं चाहिए, व्हर्लिंग नहीं चाहिए, तब इसीलिए शाफ्ट को दो के बजाय, सिंगल पीस बनाने के बजाय डबल पीस में बना दिया जाता है, और उससे सेंट्रलाइज करने के लिए इसलिए बीच में एक सेंटर बेयरिंग की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ अ यूनिवर्सल जॉइंट इज टू अलाउ द प्रोपेलर शाफ्ट टू, जो यूनिवर्सल जॉइंट है उसका कार्य क्या है? शाफ्ट को क्या कार्य करवा रहा है? वो एक एंगल में ड्राइव को ट्रांसमिट करवा रहा है, क्योंकि जो गियर बॉक्स की सेंटर लाइन है उसमें और डिफरेंशियल की सेंटर लाइन में एक कोण बन रहा है। ये कोण कितना होना चाहिए? 18 से 21 डिग्री। 18 डिग्री मिनिमम, ये मतलब मैक्सिमम 18 डिग्री ही रखा जाता है। सेंट्रल पोर्शन ऑफ अ प्रोपेलर शाफ्ट इज मेड फ्रॉम, जो प्रोपेलर शाफ्ट का बीच का हिस्सा किसका बना रहता है? स्टील ट्यूब होती है, ये स्टील बार नहीं होती है। ऑप्शन क्या क्या है? स्टील शाफ्ट है, गन मेटल शाफ्ट है, स्टील ट्यूब है। तो राइट आंसर इज स्टील ट्यूब। टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट को क्या आवश्यकता होती है? सेंटर बेयरिंग। वेरी गुड, एक राम किशन ही है बस बताने वाला, बाकी कोई नहीं। अभी थोड़ी देर पहले कहा कि टू पीस प्रोपेलर शाफ्ट को आवश्यकता होती है एक सेंटर बेयरिंग की, जो कि उसकी सेंटर लाइन को इक्वल रखे। द इनर एंड ऑफ द एक्सल शाफ्ट इज स्प्लाइन टू द, एक्सल शाफ्ट का जो अंदर वाला हिस्सा है किसके साथ स्प्लाइंड रहता है? सन पिनियन के साथ, सन गियर के साथ। द एडजस्टमेंट फॉर बैकलेस इन अ डिफरेंशियल इज प्रोवाइडेड बिटवीन, डिफरेंशियल में जो बैकलेस एडजस्टमेंट होती है वो किस किस के बीच में रखी जाती है? क्राउन व्हील एंड द सन गियर एंड द प्लैनेट गियर, क्राउन व्हील एंड द ड्राइव पिनियन, क्राउन व्हील एंड द प्लैनेट गियर किसके बीच में रखी जाती है? क्राउन व्हील एंड द प्लैनेट गियर। प्लैनेट गियर को हो सकता है उसमें स्टार पिनियन लिखा हो, तो क्राउन व्हील और स्टार पिनियन के बीच में ही वो बैकलेस रखी जाती। जब मैं हिला हिला के कह रहा था कट कट की आवाज आनी चाहिए, वो बैकलेस कहां कहां है? क्राउन व्हील और प्लैनेट गियर के बीच में, या फिर वो स्टार पिनियन के बीच में। नेक्स्ट है, हाइपॉइड गियर्स रिक्वायर्ड स्पेशल लुब्रिकेंट, हाइपॉड गियर को स्पेशल लुब्रिकेंट R130 या R140 की आवश्यकता होती है। क्यों होती है? क्योंकि हाइपॉइड गियर में जो पिनियन की सेंटर लाइन वो क्राउन व्हील की सेंटर लाइन के साथ नहीं होती, बल्कि वो उस क्राउन व्हील की सेंटर लाइन से थोड़ा सा नीचे होती है, जिस कारण से इस गियर में एक स्लाइड करने की एक प्रवृत्ति रहती है। इसलिए इसके लिए थोड़ा सा थिकर, जैसे जैसे इंडेक्स पीछे का बढ़ता चला जाएगा, C90 है, A80 है, C90 है, इसी तरह से R130 है या 130R है, तो इसका मतलब क्या है? 130 काफी गाढ़ा लुब्रिकेंट है और 140 उससे भी ज्यादा गाढ़ा लुब्रिकेंट है, ताकि वो उसको स्लाइड नहीं होने देगा। और बढ़िया तरीके, ये गर्म भी ज्यादा होते हैं, तो गर्म ज्यादा होंगे और पहले ही पतला वाला लुब्रिकेंट यूज किया जाएगा तो वो ज्यादा प्रेशराइज्ड होगा, वो ज्यादा फॉर्म बनाएगा, झाग बनाएगा और वेपोराइज होगा, लीकेज की प्रॉब्लम आएगी। समझ में आ रही बात? ये है। नेक्स्ट, डिफरेंशियल केसिंग के अंदर का सबसे छोटा वाला गियर कहलाता है पिनियन गियर, या जिसे स्टार पिनियन बोल देते हैं, पिनियन गियर। जब पिछला व्हील जैकअप किया जाए, ऐसे वाहन जिनमें इंजन आगे लगा है और ड्राइव रियर व्हील को दी जा रही है और दोनों पहिए जैकअप हैं,
यदि हम एक पहिए को क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो दूसरा पहिया कहां को घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। क्यों घूमता है ऐसा एंटी क्लॉकवाइज? ये क्योंकि जो ड्राइव इस पहिए से ट्रांसफर हो रही है वह सन व्हील, सन गियर, देन प्लैनेट गियर, देन अदर सन गियर। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज होना चाहिए, मगर उसमें कितने गियर हैं? 2। इसलिए वो जो स्टार पिनियन है वो दूसरे वाले एक्सल को उल्टा घुमा देते हैं। तो स्टार पिनियन का काम जब मैंने बताया था उस समय भी ये क्लियर बताया था कि जब वाहन सीधा चल रहा है तो वो दोनों पहियों को बराबर बराबर ड्राइव ट्रांसमिट करेगा, और मोड़ों पर वो एक को एंटी क्लॉकवाइज घुमाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अंदर वाले पहिए पे जब दबाव पड़ेगा तो बाहर वाला पहिया फ्री घूमेगा। तो बाहर वाले पहिए से जो ड्राइव आ रही है अब एक्सल के द्वारा अंदर की तरफ को, वो अंदर वाले पहिए को उल्टा घुमाने की कोशिश करेगा। तो अंदर वाला पहिया थोड़ा और ढीला हो जाएगा और थोड़ा धीमे हो जाएगा, तब बाहर वाला पहिया ज्यादा चक्कर मार लेगा। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल एक्शन। ट्रक्स में यूज होने वाला रियर एक्सल कौन सा होता है? सेमी फ्लोटिंग होता है, फुल्ली फ्लोटिंग होता है, या 3/4 फ्लोटिंग होता है? ट्रक पे जाके दिखाया मैंने, फुल फ्लोटिंग एक्सल। सैलिसबरी दिखाया था, सैलिसबरी जिसका पीछे से इंस्पेक्शन प्लेट नहीं है, उसका जब पिनियन निकालना होता तो आगे से ही खुलता है। तो इसका दूसरा नाम क्या है? सैलिसबरी एक्सल केसिंग का दूसरा नाम क्या है? यूनिटाइज्ड कैरियर केसिंग। यूनिटाइज्ड कैरियर केसिंग है, पूरी यूनिट एक ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कितने? 32 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ ट्रांसमिशन इन एन ऑटोमोबाइल इज। किसी ऑटोमोबाइल में ट्रांसमिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू वेरी द टॉर्क एट द रोड व्हील्स। रोड व्हील्स पर टॉर्क को बढ़ाना या कम करना, बदलना, वेरी करना मतलब चेंज करना। इंक्रीज ऑफ टॉर्क इन अ व्हीकल इज ऑब्टेन्ड बाय। किसी भी वाहन में टॉर्क को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? स्पीड को घटाकर, डिक्रीजिंग स्पीड। टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग हेलिकल गियर्स रादर देन स्पर गियर्स इन अ ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सिस्टम में हेलिकल गियर यूज करने का फायदा क्या है? लो नॉइज एंड हाई स्ट्रेंथ, कम आवाज और उच्च शक्ति। नेक्स्ट, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजिंग डिवाइस द टू इन्वॉल्व्ड एडजस्टेंट गियर्स हैव देयर स्पीड्स। सिंक्रोनाइजर रिंग क्या कर रही है? सिंक्रोनाइजर डिवाइस क्या कर रहा है? दोनों शाफ्टों की स्पीड को बराबर कर दे रहा है, इक्वलाइज कर रहा है उसको। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी, इक्वलाइज्ड। पार्ट सस्पेंशन से भी हो जाए, क्योंकि बताते बताते काफी एक्सल सपोर्टिंग में जब साइड थ्रस्ट और टॉर्क रिएक्शन आदि पढ़ाया था तो मैंने कई चीजें तुम्हें उसमें सस्पेंशन से रिलेटेड भी बताई हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द व्हीकल राइड विल बी कंफर्टेबल। व्हीकल राइड, ऑटोमोबाइल का क्या क्या उद्देश्य है? सेफ्टी, कंफर्ट एंड इकोनॉमी। तो व्हीकल राइड को और भी कंफर्टेबल बनाया जा सकता है। कब? अनस्प्रिंग वेट इज केप्ट मिनिमम। अनस्प्रिंग वेट जो है वो कम से कम होना चाहिए। इसीलिए जो बड़े ट्रक हैं, बसेज हैं, उनमें जो रियर एक्सल है या फ्रंट एक्सल बीम है उनके ऊपर स्प्रिंग रखी जाती है, ताकि वाहन का जो चैसी का, बॉडी का और उसके अंदर बैठे यात्रियों का, सामान का सारा भार वो स्प्रिंग्स में आ जाए, और निचले वाले जो स्प्रिंग हैं, जो नीचे वाला पार्ट रह गया, एक्सल केसिंग, व्हील्स एंड टायर्स और कुछ ब्रेक के कंपोनेंट्स, वो अनस्प्रिंग वेट हो गया। नेक्स्ट, द फंक्शन ऑफ ए स्टेबलाइजर इन एन ऑटोमोबाइल इज टू डिक्रीज द टेंडेंसी टू
रोल, पुरानी एम्बेसडर कारों में भी और कई गाड़ियों में टॉर्जन बार यूं लगी रहती हैं साइड में, आगे से लेके पीछे तक। उनका काम होता है जो रोल है ऐसी वाला, इसको रोकना। ठीक है, बॉडी रोल दोनों तरफ से होता है, वो ऐसे भी होता है और वह आगे पीछे पिच करते समय या गड्ढे में किसी उभार पे चढ़ते समय जो बॉडी पीछे को आती है, तो इसके लिए टॉर्जन बार यूज की जाती है। पेनहार्ड रॉड इज यूज टू एब्जॉर्ब। पेनहार्ड रॉड, जब मैंने तुम्हें रियर एक्सल पढ़ाया था, हॉचकिस ड्राइव भी पढ़ाई थी, उसमें भी मैंने पेनहार्ड रॉड के बारे में बताया था। पेनहार्ड रॉड कहाँ क्यों यूज की जाती है? साइड थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। किस लिए? साइड थ्रस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए। द फंक्शन ऑफ अ सैकल विथ अ लीफ स्प्रिंग। सैकल का काम, लीफ स्प्रिंग के साथ जो सैकल लगी हुई है पीछे, उसका काम क्या है? उसकी लंबाई को कम या ज्यादा करने में मदद करना, उस समय कंपेंसेट करना। अलाउ स्प्रिंग लेंथ टू चेंज, स्प्रिंग की लेंथ को बदलने के लिए उसको अनुमति देना, वो काम है सैकल का। स्प्रिंग आईज इन केस ऑफ कार्स आर यूजुअली लाइंड विथ। जो कारों में जो स्प्रिंग आई होती हैं वो लाइंड, लाइनर जो हमने इसके अंदर पहन रखा है, तो वो लाइंड विथ रबर। किसके द्वारा? उनमें रबर बुश होते हैं बीच में, ताकि जो भी दबाव पड़ रहे हैं वह वो रबर एब्जॉर्ब कर ले। जिंक लाइनर्स बिटवीन द लीव्स ऑफ स्प्रिंग्स एंड समटाइम्स यूज्ड टू। कई बार क्या होता है, जिंक लेयर, ये जो लीफ स्प्रिंग में तुमने टेम्पर किया था, बराबर नापा था उसकी आई टू आई हाइट, और फिर उनको पिटाई करके उन्हें एक कर्व्ड शेप दिया था इलिप्टिकल शेप जीप की, तो उसके बीच में हमने क्या लगवाई? ग्रीस लगवाई थी। तो ऐसे ही जिंक लाइनर्स यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो चरमराहट की आवाज है, टू रिड्यूस स्क्वैकिंग, उस आवाज को कहते हैं क्वैक, प्रिवेंट स्क्वेकिंग। टॉर्जन बार का दूसरा नाम है स्टेबलाइजर बार। टॉर्जन बार कार में सस्पेंशन के साथ ही लगी हुई यूं करके आई हुई है, आजकल उसको नाम दिया है स्टेबलाइजर बार का। शॉक एब्जॉर्बर इन एन ऑटोमोबाइल इज यूज्ड टू। जो ऑटोमोबाइल में शॉक एब्जॉर्बर यूज किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं? एनर्जी को डिसिपेट करने के लिए। जो रिबाउंड की एनर्जी है, जब वाहन सड़क पे चल रहा है तो उसमें बहुत सारे गड्ढे हैं, और जब टायर गड्ढे में पड़ रहा है तब भी एनर्जी रिबाउंड होके आ रही है। जब वो चढ़ रहा है किसी उभार पर तब भी वो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो शॉक एब्जॉर्बर का काम है उस एनर्जी को डिसिपेट करना, उसको विक्षेपित करना। अनदर नेम ऑफ अ शॉक एब्जॉर्बर, शॉक एब्जॉर्बर का दूसरा नाम, ये अक्सर पूछा जाता है, उसका दूसरा नाम है डैम्पर, या डैम्पर इज ऑल्सो कॉल्ड शॉक एब्जॉर्बर। ठीक है, शॉक एब्जॉर्बर उसका नाम नहीं है, एक्चुअली उसका नाम है डैम्पर, जो कि स्प्रिंगों के वाइब्रेशंस को डैम्प करता है, उस एनर्जी को वो डिसिपेट करता है। इसका जो रेशियो होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग रेशियो, वो v² होता है, यानी कि स्पीड के वर्ग के बराबर होता है। मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर्स आर वेलोसिटी सेंसिटिव। क्या है वो? वेग सेंसिटिव हैं। अभी मैंने थोड़ी देर पहले इसीलिए बोला कि जो उसका रेशियो है वो क्या है? v² है, तो वो वेलोसिटी सेंसिटिव है। कई उसका डिस्प्लेसमेंट सेंसिटिव होते हैं, बड़े बना के, आजकल उसको छोटा से छोटा रखा जाता है। मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर्स आर वेलोसिटी सेंसिटिव। द गैस यूज्ड इन मॉडर्न शॉक एब्जॉर्बर, जो गैस टाइप के शॉक एब्जॉर्बर होते हैं उनमें जो गैस यूज होती है वो होती है
नाइट्रोजन। क्या होती है? नाइट्रोजन। द कॉइल स्प्रिंग इन विशबोन सस्पेंशन इज प्लेस्ड बिटवीन द लोअर विशबोन एंड द क्रॉस मेंबर। क्रॉस मेंबर और लोअर विशबोन। विशबोन दो बोने होती हैं, एक लोअर बोन लंबी होती है और अपर आर्म छोटी होती है। तो लोअर आर्म और क्रॉस मेंबर के बीच में इसमें कॉइल स्प्रिंग फिट होती है। मैक्सिमम रूम इन द इंजन कंपार्टमेंट इज प्रोवाइडेड विथ। इंजन कंपार्टमेंट में बहुत कम जगह होती है, उसमें इंजन भी लगा है, उसके साथ क्लच असेंबली लगी है, फिर पीछे गियर बॉक्स लगा है, ट्रांस एक्सल लगा है और उसके बाद एक्सल्स लगे हैं, नीचे सस्पेंशन के पार्ट हैं। तो वह सस्पेंशन सिस्टम जो अधिकतम जगह देता है इंजन कंपार्टमेंट में, तो वो है मैकफर्सन स्टर्ट टाइप। क्या है? मैकफर्सन स्टर्ट टाइप, जो हमारी कारों में, ये टाटा इंडिका में, इंडिका विस्ता में, मारुति में आजकल मैक्सिमम जो भी फ्रंट सस्पेंशन है इंडिपेंडेंट सस्पेंशन, वो है मैकफर्सन स्टर्ट टाइप। मैकफर्सन वो व्यक्ति था जिसने इस पूरे सिस्टम का इजाद किया। उसके लिए टेलीस्कोपिक शॉक एब्जॉर्बर एक स्टर्ट के ऊपर लगा के और उसके साथ कॉइल स्प्रिंग फिट रहती हैं, और इस तरह से ये सबसे इजी और सबसे अच्छा इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम है, जो मोस्ट कॉमनली एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड है, जिसका अधिकतम प्रयोग हो रहा है। सो इट्स एनफ फॉर द डे। हैव ए ग्रेट डे।